ये सभी प्रश्न रेलवे के ग्रुप डी, टेक्नीशियन, एएलपी और साथ ही साथ आरआरबी जे में पूछे गए प्रश्नों का यह एक संग्रह है। तो इसमें हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं कि क्या दिया गया है। कहा यदि किसी पिंड को किसी ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिराया जाए और वह 3 सेकंड तक गिरता है तो स्मॉल जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के मान पर उसका अंतिम वेग कितना होगा। किसी वस्तु को ऊपर से गिराया जाता है और वह 3 सेकंड बाद यानी 3 सेकंड तक गिरता है और उस समय स्मॉल जी का मान हमको कितना रखना है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर रखना है। तो पूछ रहा है कि इस मान पर उसका अंतिम वेग कितना होगा, यानी 3 सेकंड बाद उस वस्तु का वेग कितना होगा उस पिंड का। तो जब हम वस्तु को गिरा रहे थे तो वहाँ पे u बराबर क्या रहा होगा, 0, क्योंकि वो विरामावस्था में रही होगी। फिर जब उसको हम गिरा दिए, कितने समय तक गिरा रहे हैं, 3 सेकंड तक, तो t बराबर हमारा हो जाएगा 3 सेकंड। गुरुत्वीय त्वरण हमारा स्मॉल जी का मान कितना दे रखा है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है और साथ ही साथ इसका अंतिम वेग दे रखा है। अंतिम वेग हमसे पूछ रहा है। तो u, v, t और g में देखेंगे यहाँ पर कौन सा समीकरण गति का लगने वाला है। तो हम देखेंगे यहाँ पर गति का पहला समीकरण लगने वाला है। तो गति का पहला समीकरण क्या है कि v बराबर u प्लस यहाँ पर at होता है। उसके लिए जब वस्तु रेखीय गति करती है, जब वस्तु पृथ्वी तल से ऊपर या नीचे गति करती है यानी जिसमें गुरुत्वीय त्वरण होता है, तो वहाँ पे हम लोग gt का प्रयोग करते हैं। ठीक है, v का मान हमको निकालना है, u का मान हमको दे रखा है 0, g का मान कितना दे रखा है 10 और गुणे t का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है। v बराबर यहाँ पे है 0 या 10 थे, कितना हो जाएगा 30। 30 में अगर आप 0 जोड़ेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वह 30 का 30 ही रहेगा। तो v बराबर 30 मीटर प्रति सेकंड आएगा। अगला प्रश्न हमारा है कि उपग्रह की एक समान वृत्तीय गति का उदाहरण है। उपग्रह की गति एक समान वृत्तीय गति का क्या है, उदाहरण है। इस गति का कौन सा गुण इसके त्वरण को शून्य होने से रोकता है। तो पहला आपके ऑप्शन दिया है कि उपग्रह का निश्चित द्रव्यमान। देखिए द्रव्यमान का त्वरण से कुछ भी लेना देना नहीं है। हाँ, गति की दिशा में निरंतर होने वाला परिवर्तन, और हम जानते हैं अगर कोई वस्तु वृत्तीय गति कर रहा है तो प्रत्येक बिंदु पर उसकी दिशा क्या होती है, बदल जाती है। और इस कारण हम ये कह सकते हैं कि गति की दिशा में निरंतर होने वाला परिवर्तन के कारण ही इसका त्वरण शून्य नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही होगा। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था ये वाला। अगला है कि बल की दिशा के आधार पर किया गया कार्य कैसा होता है। बल की दिशा के आधार पर किया गया कार्य कैसा होता है, यानी धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, शून्य होता है, या धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य, तो यह तीनों होता है। देखिए अगर हमारा बल, ठीक है, की दिशा में अगर हम काम करेंगे, नहीं बल इस तरफ जा रहा है और वस्तु भी इसी दिशा में जा रही है, तब तो हमारे द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है, और अगर हम बल इस दिशा में लगा रहे हैं और वस्तु इस दिशा में जा रही है, हमारे बल लगाने की विपरीत दिशा में जा रही है, तो इसका मतलब हम यह कहेंगे कि हमारा कार्य कैसा हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है। अगर हम बल ऊपर की तरफ लगाएं और वस्तु इस दिशा में जाए तो इनके बीच जब 90 अंश का कोण बनेगा तो उस कंडीशन में हम यह देखते हैं कि हमको कार्य शून्य प्राप्त होता है। तो इसलिए कह सकते हैं बल की दिशा के आधार पर हमको कार्य धनात्मक भी मिलेगा, ऋणात्मक भी मिलेगा, शून्य। जिस तरफ बल लगाएंगे उस तरफ वस्तु जाएगी तो धनात्मक, उसके अगर विपरीत जाएगी तो ऋणात्मक, अगर उसके लंबवत हुआ तो हम क्या कहेंगे, शून्य होगा। चौथा है कि क्रिकेट खिलाड़ी तेज गति से आती गेंद को पकड़ते समय अपने हाथों को पीछे की ओर क्यों खींचता है। क्यों खींचता है, गेंद को अधिक बल प्रदान करने के लिए, बिल्कुल नहीं। देखिए खिलाड़ी जब कैच पकड़ता है तो अपने हाथ को पीछे खींचता है। उसका रीज़न क्या है, वह सोचता है कि हम जब गेंद को पकड़े उस समय जो है हमारा जो गेंद को पकड़ने का समय है थोड़ा सा बढ़ जाए, और साथ ही साथ जब हम पीछे की तरफ खींचते हैं तो हम उसकी गति को क्या करते हैं, धीमी करते हैं, जिसकी वजह से गेंद से लगने वाला हमारे हाथ पर जो चोट होता है वह कम हो जाता है। कहा गया है संपर्क समय बढ़ाने और आघात बल कम करने के लिए, यही वाला सही होगा। यानी जब हम उसको संपर्क में लेते हैं और पीछे खींचते हैं तो जिससे उसकी गति क्या होती है, धीमी होती है। ठीक है, यानी समय बढ़ जाता है और साथ ही साथ आघात बल, यानी जो उस गेंद से हमको चोट लगने वाला है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसलिए खिलाड़ी क्या करता है, जब कैच को पकड़ता है तो अपने हाथ को क्या कर लेता है,
पीछे खींच लेता है। पांचवा प्रश्न आपके सामने है कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो न्यूटन की गति का जो प्रथम नियम है उसे हम लोग जड़त्व के नियम से जानते हैं। किस नियम से जानते हैं? जड़त्व के नियम से जानते हैं। इसमें क्या होता है, वस्तु जिस भी अवस्था में होती है वह अपनी अवस्था को बनाए रखने का प्रयास करती है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी के केंद्र से दूरी बदलने पर गुरुत्वीय बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। पृथ्वी के केंद्र से दूरी बदलने पर हमको बताना कि गुरुत्वीय बल पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, यह दूरी के वर्ग के समानुपाती, जी बिल्कुल नहीं। अब इसमें जो है हमारा यह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही वाला क्या होगा, सही होगा। ठीक है, क्यों सही होगा आइए उसको देख लेते हैं। हम जानते हैं कि जो भी हमारा गुरुत्वीय बल होता है, ठीक है, गुरुत्वीय बल का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, G बराबर कैपिटल G m2 बटा आर स्क्वायर। तो देख रहे हैं बल और यहाँ पर एक दूसरे के क्या है, अनुक्रमानुपाती हैं। आर क्या होती है, दोनों पिंडों के बीच की दूरी होती है। ठीक है, अब उनमें से एक पिंड हमारा पृथ्वी भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा आर होता है और यह बल दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं और साथ ही साथ वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बल पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है। अगला है हमारे सामने, जब कोई पेंडुलम बाम अपनी माध्य स्थिति से चरम स्थिति की ओर झूलता है तो उसकी ऊर्जाओं में क्या परिवर्तन होता है। तो इसकी ऊर्जाओं में जो देखिए, स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा क्या होती है, घट जाती है। स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ती है, और गतिज ऊर्जा क्या होती है, घट जाती है। अगर कोई पेंडुलम है, ठीक है, वह अपनी अगर माध्य स्थिति में है यहाँ पर, तो अगर ये अपनी चरम स्थिति में ऊपर की तरफ जाएगी तो इसकी धीरे धीरे गतिज ऊर्जा घटेगी और स्थितिज ऊर्जा इसकी क्या होती है, बढ़ जाती है। तो वही कहा गया कि स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगी और गतिज ऊर्जा क्या होती है, घटती है। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि दाब का SI मात्रक क्या है, यानी दाब की SI क्या है, यानी उसका SI मात्रक हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। ठीक है ना। और हम एक चीज़ यह भी ध्यान रखेंगे कि जो हमारा दाब होता है, दाब को हम P से व्यक्त करते हैं, इसका फार्मूला होता है बल बटा क्षेत्रफल, याद रखिएगा। ठीक है ना। कभी कभी इसका मात्रक आपको मिलता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, यह भी दाब का मात्रक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर कहिए या पास्कल कहिए। ठीक है, यहाँ पे सामने दिया भी गया है पास्कल या न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे जब बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ कि बंदूक से गोली चलाने पर गोली के आगे बढ़ने के बावजूद बंदूक पीछे की ओर क्यों हटती है। तो देखिए, यह क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है। जब भी कोई वस्तु एक दूसरे पे बल लगाए, जैसे कोई वस्तु आगे जा रही है, उसके जाने से कोई वस्तु के ऊपर पीछे की तरफ बल लग रहा है, तो यह ध्यान रखिएगा यहाँ पर न्यूटन के तीसरे नियम का लगना संभव है। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि बंदूक से जब हम गोली को दागते हैं, जब गोली आगे जाने के लिए उतने बल वह पीछे लगाती है। ठीक है ना, तो इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूटन के क्या कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहा जाता है। ठीक है, और इसमें जो है होता क्या है कि गोली जिस भी स्पीड से आगे बढ़ती है, जितना बल लगा के वो आगे बढ़ती है, उतना बल वह पीछे की ओर क्या करती है, झटका मारती है बंदूक। ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि किसी सतह पर लगने वाला प्रतिरोध स्थिर है और संपर्क क्षेत्रफल घट जाए तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, हमारे पास दाब P बराबर होता है F बटा A। F यानी हमारा प्रतिरोध, यानी जिसको हम बल भी कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर यह स्थिर है, तो हम देखेंगे दाब और क्षेत्रफल दोनों एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी उल्टा संबंध है। यानी P जो हमारा एक क्षेत्रफल के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर हम क्षेत्रफल को घटा रहे हैं तो सीधी सी बात है, हमारा दाब क्या होगा, बढ़ेगा। क्षेत्रफल अगर हम घटाएंगे तो दाब बढ़ेगा, दाब बढ़ाएंगे क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा। अगर हम दोनों दूसरे में उल्टा संबंध है, तो अगर यह घटेगा तो यह क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हम क्षेत्रफल को घटा रहे हैं तो दाब यहाँ पर क्या होने वाला है, प्रेशर यानी पे बढ़ने वाला है। ठीक है, अगला हमारा है 13वां प्रश्न कि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग समूह
रूप में कौन सी ऊर्जा कहा जाता है? कि इस गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग सामूहिक रूप से कौन सी ऊर्जा कहा जाता है, जिसे हम लोग यांत्रिक ऊर्जा के नाम से जानते हैं। यांत्रिक ऊर्जा के यह दोनों अंग हैं, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। ठीक है। अगला है कि सार्वभौमिक गुणांक स्थिरांक कैपिटल जी का मान सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक द्वारा मापा गया था? यह मापा गया था हेनरी के द्वारा। किसके द्वारा नापा गया था? हेनरी कैवेंडिश के द्वारा नापा गया था कैपिटल जी का मान। ठीक है ना। तो याद रखिएगा। और कैपिटल जी का जो मान होता है वह होता है 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। याद रखिएगा, कैपिटल जी का मान आपसे यह पूछा जाता है। साथ ही साथ या तो आपसे कैपिटल जी का मान और मात्रक दोनों याद रखना है। और इसको किसने ज्ञात किया था? हेनरी कैवेंडिश ने बताया था कैपिटल जी का मान। और यह मान जो होता है कैपिटल जी का, यह सभी जगह पर स्थिर होता है। इसके मान में कोई भी परिवर्तन, कहीं पर भी इसको हम लेके जाएं, इसके मान में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। यह एक नियतांक है। ठीक है। अगला है कि हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करने पर प्रकाश की चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? हवा से कांच के स्लैब में प्रवेश करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? किस पर? चाल पर। तो ध्यान दीजिएगा, हवा हमारा एक विरल माध्यम है, कांच हमारा एक सघन माध्यम है। जब भी कोई प्रकाश की विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो उसकी चाल घट जाती है। ठीक। अगर इसी को हम उल्टा कर दें, अगर कोई वस्तु सघन से कहाँ जा रही है? विरल में, तब उसकी चाल बढ़ जाएगी। लेकिन अगर वह विरल से किस में जा रही है? अगर विरल से वह सघन में जा रही है, ठीक है, तो सघन में जब जाएगी तो इसकी जो चाल होगी वह घट जाएगी। अगर हम उल्टा कर दें, अगर सघन से यह कहाँ जा रही है? विरल में। ठीक है। सघन से कहाँ जा रही है? विरल में। तो इसकी जो चाल होगी वह क्या होगी? बढ़ जाएगी। ठीक है ना। इस बात का ध्यान दीजिएगा। अगला हमारा प्रश्न है 16वां कि किस नेत्र दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख पाता है लेकिन पास की वस्तुओं को आसानी से पढ़ लेता है? अच्छा हाँ, किस नेत्र दोष में व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख पाता है? यानी दूर की वस्तु को वह देख नहीं पाता है, परंतु पास की वस्तुओं को आसानी से पढ़ लेता है या देख लेता है। तो अगर वह नज़दीक की वस्तु को देख पाता है तो कहीं न कहीं उसके आँखों में निकट दृष्टि दोष है। देखिए, इसमें क्या होता है कि जहाँ की वस्तु में दिखाई देती हैं, जिससे दूर की वस्तु दिखाई देगा तो दूर दृष्टि दोष होता है। ठीक है। अगर नज़दीक की वस्तु दिखाई दे रही है तो हमारा निकट दृष्टि दोष होता है। ठीक है। और इस दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। किस लेंस का प्रयोग करते हैं? अवतल लेंस की सहायता से इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ऐसा होता क्यों है? होता इसलिए कि जो इस दोष में पीड़ित व्यक्ति की जो नेत्र लेंस जो गोलक होता है, उस गोलक का व्यास बढ़ जाता है। ठीक है। और प्रतिबिंब जो है हमारा कुछ इस प्रकार से पीछे चला जाता है, रेटिना। ठीक है। प्रतिबिंब जो है रेटिना पर ना बन के पहले ही बन जाती है। यहाँ पर ही इसका क्या होती है? प्रतिबिंब बन जाती है। जाने वाली प्रकाश किरणें क्या होती है? टकरा जाती हैं रेटिना से पहले ही। जब रेटिना से पहले ही टकरा जाती हैं, जिसके कारण इस दूर से आने वाली वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बन के रेटिना से पहले बन जाता है, इस कारण दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो इसके निवारण के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। उत्तल लेंस के कारण यह प्रकाश किरणें जाके रेटिना पर मिलती हैं, जिससे हमको दूर की वस्तुएं क्या होती हैं? दिखाई देने लगती हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि लेंस की क्षमता को किस रूप से परिभाषित किया जा सकता है? तो लेंस की क्षमता हम जानते हैं कि लेंस की क्षमता P बराबर कितना होता है? 100/f होता है। ठीक है। 100 हमारा यहाँ पे किस में होता है? सेंटीमीटर में होता है। अगर हम सेंटीमीटर को ना करके अगर मीटर में करेंगे तो हो जाएगा 1/f। यहाँ पे 1 क्या हो जाएगा? मीटर, क्योंकि 1 मीटर बराबर हमारा 100 सेंटीमीटर होता है। तो देखिए, मीटर में उसकी फोकस दूरी की व्युत्क्रम 1/f के रूप में है। ठीक है। यही सही होगा, क्योंकि जो मीटर में, देखिए मीटर में है कि फोकस दूरी जो होगा व्युत्क्रम के 1/f के रूप में होगा। यहाँ पे देखिए P बराबर हमारी जो क्षमता होगी वह 1/f होगी, जबकि 1 हमारा केस में होगा मीटर में। अगर यहाँ पे यह मीटर ना देता, यहाँ पे अगर सेंटीमीटर बोलता तो हम लोग यह लिखते 100/f लिखते हैं, लेकिन यहाँ पे मीटर बोला इसलिए हम लोग 1/f बोलेंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। बी वाला ऑप्शन सही होगा।
आगे कि धूप के चश्मे या सामान्य लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है। धूप के चश्मे या सामान्य लेंस की क्षमता, तो लेंस की क्षमता को हम लोग डायोप्टर में नापते हैं। लेंस की क्षमता को किस में नापते हैं, डायोप्टर में नापते हैं, ठीक है ना। और जो धूप का चश्मा होता है उसमें कोई पावर नहीं होती है, इसलिए उसकी जो हम लोग कहते हैं उसका कितनी क्षमता है, तो उसको हम जीरो डायोप्टर कह सकते हैं, ठीक है। धूपी चश्मे का जो पावर होता है वह शून्य होता है, ठीक है, तो उसकी क्षमता कितनी होती है, शून्य डायोप्टर होती है। अगला है हमारा प्रश्न 19वां कि तारों का टिमटिमाना मुख्य रूप से किस प्रकाशिक घटना के कारण होता है। तारों का टिमटिमाना, देखिए तारों का टिमटिमाना जो होता है यह हमारे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा वायुमंडल कई परतों से मिलकर बना हुआ है। जब वहाँ से प्रकाश किरणें चलती हैं तो वायुमंडल में होने वाले परिवर्तन के कारण यह प्रकाश किरणें थोड़ा इनका बार बार अपवर्तन होता है। बार बार अपवर्तन होने के कारण यह जो है हमको तारों कैसे दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। आपसे पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों होता है, तो आप कहेंगे कि वायुमंडल में, जो हमारे वायुमंडल कई परतों से मिलकर बना हुआ है, इसमें जो है लगातार अपवर्तन होने की घटना के कारण यह ऐसी घटना होती है कि जिसके कारण हमको तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। क्योंकि उसके हमको एक बार बार अपवर्तन होने के कारण तारों की एकदम स्थिति हम पता नहीं लगा सकते हैं। तो वह तारे कभी हमको इस जगह दिखेंगे, कभी आगे दिखेंगे, कभी पीछे, मतलब बार बार उसका स्थान हमको बदलता हुआ दिखाई देता है, जिस कारण हम कहते हैं कि यह टिमटिमा रहे हैं तारे। अगला है कि प्रकाश की किरण जब किसी गोलीय लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरती है तो उसमें कितना विचलन होता है। कोई भी हम एक लेंस ले लेते हैं, ठीक है, यह हमारा मान लीजिए उत्तल लेंस हो गया। उत्तल लेंस का यहाँ पर यह हमारा प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, ठीक है। अगर हम अवतल लेंस की बात करें, अवतल लेंस भी हमारे यहाँ बन गया, इसका आप यह बात करेंगे प्रकाशिक केंद्र यह बिंदु कहलाता है, ठीक है ना। अगर यहाँ से कोई प्रकाश किरणें जाती हैं, यहाँ से कोई अगर क्या जाती हैं प्रकाश किरणें, तो बस सीधे निकल जाती हैं बिना कहीं विचलित हुए, तो आप कह सकते हैं तो शून्य विचलन, यानी बिना झुके सीधे निकल जाती हैं। यही वाला हमारा क्या होगा, सही होगा। जब भी प्रकाश किरणें प्रकाशिक केंद्र से होके जाएंगी तो वह सीधे निकल जाती हैं। अगला है हमारा कि आकाश का नीला रंग दिखाई देने का मुख्य वैज्ञानिक कारण क्या है। आकाश हमको नीला क्यों दिखाई देता है, अब हमको यह बतलाना है, ठीक है। तो इसमें जो घटना होती है वह प्रकीर्णन की घटना होती है, यानी प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश हमको नीला दिखाई देता है। क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है और यह रंग जो है आसमान में पूरी तरह से बिखर जाते हैं प्रकीर्णन के कारण, इसलिए हमको यह कैसा दिखाई देते हैं, नीला दिखाई देते हैं। 22वां प्रश्न है कि किसी चालक तार की लंबाई 2 गुनी और उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा करने पर उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर कहा गया है कि चालक तार की लंबाई हम 2 गुना कर देते हैं, ठीक है ना। मान लेते हैं कि पहले लंबाई रही होगी L, अब कह रहा है कि उसकी लंबाई को हम कितना करना चाहते हैं, 2L करना चाहते हैं, ठीक है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को हम A से व्यक्त करते हैं, लेकिन कह रहा है कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया, यानी 1/2 कर दिया जाए, तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि इससे एक क्या संबंध रहा होगा, पहले संबंध रहा होगा इसका कि रो बराबर होता है RA/L, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो R बराबर अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो यह हमारा हो जाएगा, R बराबर अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा रो L/A हो जाएगा, ठीक है। तो यह अब का R है, पहले का R। अब क्या कह रहा है, अब भी R बराबर फार्मूला है, रो तो विशिष्ट प्रतिरोध सबके लिए समान रहेगा, L यानी लंबाई को 2 गुना करने की बात कर रहा है, तो लंबाई हमने 2 गुना कर दिया, बटा में क्षेत्रफल को आधा करने की बात कर रहा है, क्षेत्रफल आधा कर दिया, यह 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो R बराबर हो जाएगा रो गुणे 2 ऊपर जाएगा, हो जाएगा 2 दूनी 4L, बटा में हमारा क्या आ जाएगा A, ठीक है। चलो इसको हम R कहें, इसको हम R' से व्यक्त कर देते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि R' बराबर रो गुणे L
बटा ए गुणे में क्या है 4, तो ये 4 देखिए इससे अधिक आ रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं 4 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 गुना हो जाएगा। आपको देखिए हमने इस साइड वह चीज़ें लिखी जो पहले था, पहले कोई चालक एल लंबाई का रहा होगा, अनुप्रस्थ काट ए और उसका प्रतिरोध आर रहा होगा, तब उसमें क्या संबंध रहा होगा, आर बराबर रो। तो हमारा देखिए यह विशिष्ट प्रतिरोध है चालक, ये सबके लिए समान होता है, ठीक है। तो हमारा जो आर बराबर होता है रो इंटू एल अपान ए, यह पहले का था। लेकिन जब हम इसमें परिवर्तन करना चाह रहे हैं, परिवर्तन जब हमने किया इसका प्रतिरोध भी बदल जाएगा, तो प्रतिरोध को हमने आर डैश का नाम दे दिया। रो इंटू एल लंबाई को दोगुनी कहा तो हमने इसको 2L कर दिया, ठीक है। तो चाहे तो आप इसे स्मॉल 2L कह सकते हैं। और इसकी लंबाई को आधा करने की बात, क्षेत्रफल को आधा करने का मतलब कि A/2 कर दिया। अब उसके बाद जो हमारा आर डैश है नया प्रतिरोध, रो तो सबके लिए समान है, यह 2 बटा में ऊपर चलाएगा तो दूनी कितना हो जाएगा 4L, चलो इसको हम इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। और बटे में हमारा ए है तो हो जाएगा रो स्मॉल L बटा ए, यहाँ हो जाएगा 4। तो देखेंगे यह अगर हम इसकी तुलना करेंगे तो रो L अपान ए रो अपान एल ए, लेकिन यहाँ पे 4 अधिक है तो इसका मतलब 4 गुना, गुणे में है ना तो 4 गुना क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। अगर आप किसी चालक तार को दोगुना करेंगे, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा करेंगे तो चालक चालक का प्रतिरोध कितना होगा 4 गुना बढ़ जाएगा, ठीक है ना। आगे हम बढ़ते हैं 23वें प्रश्न पे। परिपथ विद्युत परिपथ में प्लग कुंजी या स्विच का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि परिपथ को जोड़ने या वियोजित करने के लिए। देखिए प्लग का हम लोग प्रयोग करते हैं परिपथ को जोड़ने के लिए, और स्विच का उद्देश्य होता है कि हम उसको बंद कर सकें, ठीक है ना, क्या कर सकें बंद कर सकें और चालू कर सकें, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा बी वाला सही होगा। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि किसी सीधे धारावाही चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का आकार कैसा होता है। अगर कोई चालक तार है, हमारा कोई एक चालक तार है, अब इसके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का मतलब यह होगा कि इस तरफ कोई चुंबक होगा NS, तभी तो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होते हैं वह आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देंगे कि ऐसे एक तरफ से निकलेंगे और दूसरी तरफ से आएंगे, ठीक है ना। तो यह एक ऐसी घटनाएं बार बार होती रहती हैं, ऐसी घटनाएं क्या होती हैं बार बार होती रहती हैं, ठीक है। चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर N से S की तरफ निकलती हैं और अंदर S से N की तरफ चलती हैं। तो इस प्रकार से अगर एक वृत्त बनाती हैं और यह इसका चालक केंद्र कहलाएगा, तो यह हो जाएगा हमारा एक संकेंद्रीय वृत्त बनाएंगे। क्या बनाएंगे एक संकेंद्रीय वृत्त बनाएंगे, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि देखिए चुंबक जो होता है, चुंबक के बाहर चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं N से S की तरफ चलती हैं, और जो चुंबक के अंदर जो होती हैं चुंबकीय बल रेखाएं S से N की तरफ चलती हैं। तो इस प्रकार से हम बार बार ये देखेंगे यह रोटेट करती रहेंगी एक वृत्त के आकार का। तो ढेर सारी इसके सर्किल बनेंगे और केंद्र इसका हमारा चालक ही रहेगा। तो एक केंद्र और ढेर सारे सर्किल होंगे, अगर एक ही केंद्र को मान के उसे हम क्या कहते हैं संकेंद्रीय वृत्त कहते हैं, ठीक है। 25वां है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर किस दिशा की ओर गमन करती है। जस्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा कि चुंबकीय बल रेखाएं चुंबक के बाहर N से S की तरफ चलती हैं, ठीक है ना। नॉर्थ से साउथ यानी उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलती हैं। किधर चलती हैं, उत्तर से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलती रहती हैं, ठीक है ना। और ये चुंबक के अंदर जो है दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की तरफ चलती हैं। चुंबक के अंदर जो है ये चुंबकीय बल रेखाएं दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव, चुंबक के बाहर हम देखते हैं कि यह हमारा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की तरफ चलती हैं चुंबक के बाहर। अगला है कि किसी लंबी सीधी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की क्या स्थिति होती है। तो यहाँ पर हमें यह देखना है कि कोई एक लंबी सीधी धारावाही परिनालिका है, तो चुंबक उसके भीतर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होगा। कहाँ गया चुंबकीय क्षेत्र, हाँ इसके समान होगा कि इसके भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा समान होगा। याद रखिएगा अगर कोई परिनालिका है, परिनालिका के भीतर जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती परस्पर समांतर और सीधी होती हैं, ठीक है ना।
चुंबकीय परिनालिका के भीतर जो हमारी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो परस्पर क्या होती है, समांतर और सीधी होती हैं, जिसके कारण हम प्रत्येक बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र का मान हमको क्या मिलता है, समान मिलता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी वाला क्या होगा, सही होगा। 27वां है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ में अंगूठे को किस दिशा को दर्शाता है। तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ में अंगूठा, तो आप देखिए यह बल की दिशा को दर्शाता है। किसकी दिशा को दर्शाता है, बल की दिशा को। अच्छा यहाँ पे बाएं हाथ बोला गया है ना, तो बाएं हाथ में यह बल की दिशा को दर्शाता है, लेकिन हालांकि यहाँ पर बल या चालक की गति की दिशा दिया हुआ है, तो यह बल की दिशा को दर्शाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ध्वनि संचरण के लिए सबसे अनिवार्य आवश्यकता क्या है। ध्वनि संचार के लिए सबसे मुख्य आवश्यक है माध्यम। तो यह किसी भौतिक माध्यम, ठोस, द्रव या गैस की उपस्थिति, बिना किसी माध्यम के ध्वनि संचरण नहीं हो सकता है। इसलिए हमको माध्यम चाहिए, चाहे वह ठोस हो, चाहे वह द्रव हो, चाहे वह गैस हो। 29वां है कि एकल आवृत्ति की ध्वनि को वैज्ञानिक किस भाषा में क्या कहा जाता है। एकल आवृत्ति की ध्वनि को वैज्ञानिक भाषा में क्या कहा जाता है, इसे हम लोग टोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, टोन के नाम से जानते हैं। एकल आवृत्ति की ध्वनि को वैज्ञानिक भाषा में टोन कहा जाता है। दिया है कि मनुष्य के कान के लिए अपश्रव्य तरंगों की आवृत्ति सीमा क्या होती है, विशेषकर पराश्रव्य तरंगें। पराश्रव्य तरंगें देखिए जो होती हैं वह 20,000 हर्ट्ज से क्या होती हैं, अधिक होती हैं, क्योंकि इसे मनुष्य सुन नहीं सकता है। मनुष्य कहाँ तक सुन सकता है, मनुष्य सुनता है 20,000 हर्ट्ज से, 20 हर्ट्ज से लेकर कितना, 20,000 हर्ट्ज तक यह मनुष्य सुन सकता है। ठीक है, लेकिन इससे ऊपर की जो तरंगें होती हैं उसे पराश्रव्य तरंगें कहते हैं, इसे मनुष्य सुन नहीं सकता। तो यहाँ पर पूछा गया ना विशेषकर पराश्रव्य तरंगें, तो अपश्रव्य तरंगें जिसे हम सुन नहीं सकते हैं तो वह क्या होगी, 20,000 हर्ट्ज से क्या होगी, अधिक होती है। ठीक है ना, इसे मनुष्य हम सुन नहीं सकते हैं। अच्छा 20 हर्ट्ज से कम भी हम सुन नहीं सकते हैं, लेकिन यहाँ पे विशेषकर पराश्रव्य पूछा गया है, तो पराश्रव्य हमारा सी वाला सही होगा। यहाँ प्रश्न दिया है कि डॉक्टर द्वारा उपयोग किए जाने वाला स्टेथोस्कोप ध्वनि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यह ध्वनि का बहुपरावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना। अगला है हमारा कि अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच न्यूनतम समय अंतराल कितना होना चाहिए। तो यह समय अंतराल होता है 0.1 सेकंड का, 0.1 सेकंड का होना चाहिए। ठीक है ना। अगला है कि वर्षा के तुरंत बाद आकाश में इंद्रधनुष बनने का मुख्य कारण क्या होता है। तो इसका मुख्य कारण वह होता है कि धूल के कण द्वारा बिल्कुल नहीं बन सकता है, वायुमंडलीय में सीधा परावर्तन, वायुमंडलीय का ध्रुवण बचता कौन से बी वाला की पानी की बूंदों द्वारा परावर्तन का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, विक्षेपण तथा आंतरिक परावर्तन। ठीक है ना। इसी के कारण जो है वर्षा के तुरंत बाद इंद्रधनुष बन जाता है। क्यों, क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश के कण जो होते हैं हमारे वायु पानी के जो कण होते हैं वायुमंडल में, वह बारिश के समय वायुमंडल में वह विचरण करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, वायुमंडल में उपस्थित होते हैं। जब उनमें से प्रकाश किरणें निकलती हैं तो उसका अपवर्तन के साथ साथ उसमें आंतरिक परावर्तन होता है, जिसके कारण हमको इंद्रधनुष दिखाई देता है। अगला है कि किसी वस्तु के संवेग p में कौन सी दो गतिकीय गुण शामिल होते हैं। तो संवेग p की अगर हम बात करें, संवेग p बराबर होता है mv। संवेग p बराबर क्या होता है, mv। तो यानी यहाँ पर द्रव्यमान और वेग शामिल होंगे। कौन सा गुण दो शामिल होगा, द्रव्यमान और वेग। 35वां प्रश्न है कि समुद्र में चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण कौन सी भौगोलिक परिघटना घटित होती है। तो हम जानते हैं यह ज्वार भाटा होती है। क्या होती है, ज्वार भाटा ही होती है। तो यहाँ पर याद ध्यान दीजिएगा कि अगर समुद्र जल का स्तर ऊपर की तरफ उठता है उसे हम ज्वार के नाम से जानते हैं, जब उसका स्तर नीचे की तरफ घटता है तो उसे हम लोग भाटा के नाम से जानते हैं। ठीक, पहला प्रश्न रसायन विज्ञान का यूँ कहें इस पीडीएफ का 36वां प्रश्न है कि रासायनिक यौगिकों में तत्वों के हमेशा द्रव्यमान के एक
निश्चित अनुपात में रहने के नियम को क्या कहते हैं? तो आपको पता होगा कि अगर द्रव्यमान निश्चित हो, निश्चित अनुपात की अगर हम बात करें, यह किस में पाया जाता है? स्थिर अनुपात के नियम में। किसमें? स्थिर अनुपात के नियम में होता है। ठीक है। अगला जो हमारा है, इसमें लोग द्रव्यमान संरक्षण अक्सर सोचते हैं, द्रव्यमान संरक्षण का ये नियम नहीं है। ठीक है, यह किसका नियम है? स्थिर अनुपात का नियम है। अगला जो हमारा है 37वां प्रश्न है कि किस प्रकार के विसरण की दर सबसे तेजी से होती है? क्या ठोस का ठोस में, द्रव का द्रव में, गैस का गैस में विसरण, या ठोस का द्रव में? तो सबसे ज़्यादा विसरण की दर गैस से गैस में होती है। ठीक है ना, गैस में गैस से होती है, क्योंकि गैसों के अणुओं के मध्य जो है काफ़ी अंतराणुक स्थान होता है। ठीक है, अंतराणुक स्थान बोले तो खाली स्थान होता है। ठीक है, और इनकी गतिज ऊर्जा भी बहुत अधिक होती है। इस कारण जो है यह अत्यंत तीव्र गति से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकते हैं, यानी विसरित हो सकते हैं। इसलिए गैसों का गैसों में विसरण सबसे तेज़ी से होता है। अगला हम करते हैं 38वां प्रश्न है कि एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार के उदासीनीकरण से बने लवण का पीएच मान कितना होता है? तो देखिए, अगर प्रबल अम्ल है और प्रबल क्षार है, ठीक है ना, जब हम इन दोनों की अभिक्रिया कराएंगे तो हमको एक उदासीनी लवण प्राप्त होगा। उसका जो पीएच मान पूछा गया है, उसका पीएच मान हमेशा 7 के बराबर होगा। उदासीनीकरण में पीएच का मान किसके बराबर होगा? 7 में होगा। होता क्या है कि जब हम लोग प्रबल अम्ल लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम HCl ले लेते हैं, ठीक है, और एक प्रबल क्षार हमने NaOH ले लिया। अब इन दोनों की जब हम लोग आपस में अभिक्रिया कराएंगे, ये दोनों एक दूसरे के गुणों को क्या करके हैं? नष्ट कर देते हैं और एक उदासीनीकरण बनाते हैं, मतलब कि एक उदासीन लवण बनाते हैं और जल बनाते हैं, जिस कारण इसके पीएच मान की अगर हम बात किया जाए तो पीएच मान कितना होता है? 7 के बराबर होता है। अगला प्रश्न हमारा है 39 कि क्लोराइड कणों को सामान्य फिल्टर पेपर से अलग नहीं किया जा सकता है, इन्हें अलग करने के लिए किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? ठीक है ना, तो देखिए, जो है इसे जो क्लोराइड के जो कण होते हैं, जो इसको साधारण फिल्टर के द्वारा इनके अलग नहीं किया जा सकता है। ठीक है ना, क्यों नहीं अलग किया जा सकता है? क्योंकि ये बहुत ही बारीक होते हैं, बहुत ही छोटे होते हैं। ठीक है, इनको फिल्टर करने के लिए क्या किया जाता है कि इनको अपकेंद्री यानी अपकेंद्रण के द्वारा इनको क्या किया जाता है? बहुत तेज़ी से घुमाया जाता है, जिसके कारण इसके जो भारी कण होते वह नीचे बैठ जाते हैं। तो हम लोग किस तकनीक का उपयोग करते हैं? अपकेंद्रण का उपयोग करते हैं। ठीक है। अगला है कि किसी उदासीन परमाणु में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन हैं, तो उसकी द्रव्यमान संख्या क्या होगी? तो द्रव्यमान संख्या जो होती है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होती है। ठीक है ना, प्रोटॉन यानी द्रव्यमान संख्या को हम ए से व्यक्त करते हैं। ए जो हमारा होता है वह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के योग के बराबर होता है। अगर प्रोटॉन हमारा 11 है, न्यूट्रॉन हमारा 12 है, तो जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 23, यानी वह सोडियम का होगा। ठीक है ना, यानी यहाँ पर 23 यानी सी वाला सही होगा। ठीक है। 41वां प्रश्न है कि वैद्युत अपघटनीय परिष्करण के दौरान अशुद्ध धातु को किस इलेक्ट्रोड पर लाया जाता है? तो वैद्युत अपघटन में हम लोग यह देखते हैं कि जो हमारा अशुद्ध धातु होता है वह एनोड पर होता है, और शुद्ध धातु किस पे जमा होती है? कैथोड पर जमा होने लगती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर अशुद्ध धातु पूछा तो अशुद्ध धातु के लिए एनोड होगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है 42 कि जब किसी हाइड्रोकार्बनिक कार्बन को वायु की प्रचुर मात्रा में जलाया जाता है तो मुख्य उत्पाद क्या बनता है? तो जब हम लोग हाइड्रोकार्बन को वायु की प्रचुर मात्रा में जलाएंगे तो यहाँ से हमको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा और जलवाष्प मिलने वाला है। ठीक है। अगला है 43 कि संक्षारण किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है? तो संक्षारण जो देखिए हमारा यह है ऑक्सीकरण या रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या है? ऑक्सीकरण या रेडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि धातुएं जो हैं जो आपस में वायुमंडलीय ऑक्सीजन और साथ ही साथ रसायनों से धीमी अभिक्रिया करने के साथ यह क्या करती हैं? धातुओं पर क्षय मत बोले तो
जैसे जंग लग जाना, यह सब क्रिया किसके कारण होता है? ऑक्सीकरण या रेडॉक्स अभिक्रिया के द्वारा होता है। ठीक है। अगला है 44 कि पानी में घुलने पर कौन से आयन उत्पन्न होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों में पाए जाने वाले सामान्य विद्युतवाहक का कार्य करते हैं। तो इसमें देखिए सामान्य आयन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए H+ और OH- आयन होते हैं। इनको अगर हम लोग यह जो है अम्ल जलीय विलयन में क्या करते हैं कि H+ और OH- आयन प्रदान करते हैं और ये मुक्त आयन ही जल में क्या करते हैं? विद्युत के सुचालक के कार्य करते हैं। जो हमारा H+ आयन और OH- होता है, यह आयन क्या करते हैं? जो कि विद्युत के सुचालक होते हैं। अगला हमारा प्रश्न है 45, कहा ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान निकालने के लिए हमको जो इसका परमाणु भार पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे C6H12O6 दिया हुआ है, यानी यहाँ पे कार्बन के 6 अणु हैं और साथ ही साथ कार्बन का जो परमाणु भार होता है वह 12 होता है। तो 6 × 12 हो जाएगा, प्लस हाइड्रोजन 12 ठो है, इसका जो एक परमाणु भार कितना होता है? 1 होता है, यानी द्रव्यमान संख्या। और यहाँ पे जो हमारा फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 6 अणु हैं इसके, और इसका जो परमाणु भार होता है वह कितना होता है? 12 होता है, सॉरी 8 दूनी 16 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 12 × 6 72 और यह हो जाएगा 12 × 1 = 12 और यहाँ पे हो जाएगा 16 × 6 = 96। अगर हम इन सबको जोड़ दें तो यहाँ पे हो जाएगा 84 + 96। तो अगर हम जोड़ने जाते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 180। तो 180 हो जाएगा। ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 180 यूनिट हो जाएगा। ठीक है। तो अगला जब हम चलते हैं कि चींटी के डंक में कौन सा प्राकृतिक अम्ल उपस्थित होता है जो त्वचा पर जलन पैदा करता है? तो चींटियों के डंक में जो है मेथेनोइक अम्ल या फार्मिक अम्ल होता है। जब यह हमारे शरीर पर डंक मारती हैं तो हमारे त्वचा में तीव्र जलन और खुजली होने लगती है। ठीक है। हाँ, अगर इसको ठीक करना है तो इस पर हम लोग क्या करते हैं? बेकिंग सोडा अगर डाल देते हैं तो जलन को इसके क्या किया जा सकता है? कम किया जा सकता है, इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। ठीक है। 47वां है कि विलायक की दी गई मात्रा या आयन में उपस्थित विलेय की मात्रा को क्या कहते हैं? इसे विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलयन की क्या कहते हैं? सांद्रता कहते हैं। जब सांद्रित अम्ल में पानी मिलाना हो तो सुरक्षित तरीका क्या है? को अम्ल में पानी को तेज़ी से डालना चाहिए नहीं, पानी में अम्ल को धीरे धीरे लगातार हिलाते हुए मिलाना चाहिए। यही ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। ठीक है। अगला है कि परमाणु द्रव्यमान की गणना के लिए किस समस्थानिक को मानक बनाया गया है? कार्बन C612 जो होता है हमारा, इसको मानक बनाया गया, यानी कार्बन 12 को, यानी सी वाला ऑप्शन सही होगा। कई धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाने के गुण को क्या कहा जाता है? इसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। क्या कहते हैं? आघात वर्धनीयता, यानी धातुओं को पीट कर चौड़ा बनाया जाता है उसे आघात वर्धनीयता कहते हैं। अगर इनको पीट के लंबा बनाया जाता है उसे तन्यता कहते हैं। ठीक है। काय लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसे कहते हैं यशद लेपन। क्या कहते हैं? यशद लेपन कहते हैं। ठीक है। अगला है हमारा 52 कि चूने के पानी CaOH में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर वह दूधिया क्यों हो जाता है? वह दूधिया इसलिए हो जाता है क्योंकि उसमें जो कैल्शियम होता है वह अघुलनशील होता है, जिसके कारण जो है हमको वह विलयन दूधिया दिखाई देता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। कहा है कार्बन परमाणुओं द्वारा आपस में सहसंयोजक बंध बनाकर लंबी श्रृंखलाएं बनाने के अंगूठे गुण को क्या कहा जाता है? इस अंगूठे गुण को श्रृंखलन कहा जाता है। अंगूठे गुण को क्या कहा जाता है? श्रृंखलन कहा जाता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे एल्केन किस प्रकार के लौ के साथ जलते हैं? यह स्वच्छ नीली लौ के साथ जलते हैं। ध्यान रखिएगा, यह स्वच्छ जो है नीली लौ के साथ जलते हैं, क्योंकि इसमें धुआं नहीं निकलता है, जिसके कारण यह नीली गैस दिखाई देती है, नीले रंग में यह
लव इसकी दिखाई देती है। कहा है सिरके में कौन सा अम्ल मुख्य घटक के रूप में पाया जाता है? तो अम्ल में जो है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है, जो कि यह तनु अम्ल का 5 से 8% होता है। ठीक है ना। एसिटिक अम्ल जो होता है वह लगभग 5 से 8% जो होता है वह जलीय विलयन का होता है। ठीक है। अगला है कि साबुन के अणु का कौन सा सिरा जल के प्रति आकर्षण होता है? ठीक है। साबुन का कौन सा सिरा जो है हमको जल के प्रति आकर्षित होता है? तो याद रखिएगा, यह ध्रुवीय या आयनिक सिरा जो होता है वह जलरागी होता है। जानते हैं कि जो हमारा साबुन होता है वह दो हिस्से, उसके दो सिरे होते हैं। एक जो होता है जल विरागी होता है और एक जल रागी होता है। जो जल रागी होता है उसे हम लोग ध्रुवीय या आयनिक सिरा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? ध्रुवीय या आयनिक सिरा कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है कि जल की कठोरता दूर करने के लिए किस वाशिंग सोडा यौगिक का रासायनिक उपयोग किया जाता है? यह है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 and 10H2O। ठीक है, यह तो आप लोग जानते ही हैं। अगला है कि पीतल किन दो धातुओं का समांगी मिश्रण है? तो पीतल हमारा तांबा और जिंक का मिश्रण है। ठीक है ना। पीतल किसका मिश्रण है? तांबे और जिंक का मिश्रण होता है। अगला प्रश्न हमारा है कि क्लोर क्षार प्रक्रिया के मुख्य उत्पादक क्या हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया के मुख्य उत्पादक क्या हैं? तो इसमें आप देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस है। इसका क्या हो जाएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस होता है। इसमें होता क्या है कि जो हमारा नमक का जलीय विलयन में हम लोग विद्युत प्रवाहित करने पर, ठीक है ना, ये अपघटित हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है ना। इसमें जो हमारा क्लोरीन होता है वह क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्षार बनाते हैं। इस कारण इसे हम लोग क्या कहते हैं? क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। अगला है हमारा एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है? तो एलपीजी जो हमारे होते हैं उसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन और कुछ मात्रा में प्रोपेन पाया जाता है। तो यहाँ पर ब्यूटेन दे रखा है, तो हमारा ब्यूटेन क्या होगा? सही होगा। जब एथेनॉल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के साथ उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तब कौन सी गैस प्राप्त होती है? तब जो हमको एथीन गैस प्राप्त होती है। कौन सी गैस? एथीन गैस प्राप्त होती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारा 62 की सोने को घोलने के लिए उपयोग किए जाने वाले एक्वा रेजिया इसे अम्लराज में किन दो अम्लों का मिश्रण होता है? तो इसमें देखिए जो मिश्रण होता है वह HCl और सांद्र HNO3 का 3:1 में मिश्रण होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। कहा है बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की प्रक्रिया में कौन सा कीटाणुनाशक पाउडर बनता है? यह विरंजक चूर्ण, जिसे आप ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं। इसमें होता क्या है कि जब हमारे पास शुष्क बुझा हुआ चूना होता है उसमें हम क्लोरीन गैस को क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं। तब हमको जो है CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड हमको प्राप्त होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। अगला है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र जो है हमारा है वह है कि CaSO4 इंटू हाफ H2O, यानी ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है। याद रखिएगा, एक आपसे पूछा जाता है जिप्सम का। किसका पूछा जाता है? जिप्सम का। तो जिप्सम का होता है CaSO4, ठीक है, इंटू 2H2O। यह याद रखिएगा, यह किसका होता है? जिप्सम का होता है। ठीक है। अगला हम चलते हैं, हमारे पास प्रश्न हमारा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किस बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है? तो तत्वों को हम लोग उनके परमाणु द्रव्यमान ही परमाणु क्रमांक के आधार पर रखे हुए हैं। यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कहा है कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का बहुत ही सुचालक होता है? यहाँ पर यह ग्रेफाइट होगा। ग्रेफाइट जो होता है हमारा
विद्युत का बेहतरीन सुचालक होता है। अगला है प्रश्न हमारा कि लिटमस पत्र प्राकृतिक रूप से किस पौधे से प्राप्त हो जाता है। लिटमस पत्र प्राकृतिक रूप से किस पौधे से प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे होगा लाइकेन। क्या होगा? लाइकेन। अगला है अगला है जो हमारा खाद्य पदार्थों को विगंधित से बचाने के लिए कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है। इसमें जो अक्रिय गैस भरने वाली है वह नाइट्रोजन गैस है। ठीक, कौन सी गैस है? नाइट्रोजन गैस है। जो इसको भरने से क्या होता है कि उनका स्वाद और गंध बिगड़ने से बच जाता है। जो हमारे पैकेटें जो चिप्स वगैरह हम देखते हैं वह बहुत फुली फुली दिखाई देती है, तो उसमें एक गैस लगता है कि इसमें गैस भरी हुई है, वह कोई और गैस नहीं, वह नाइट्रोजन गैस होती है। अगला प्रश्न हमारा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त और समूह होते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में जो हमारा 7 पंक्ति और 18 समूह होते हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, यानी हमारा हो जाएगा 7 आवर्त और 18 समूह, यानी ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला और आज का आखिरी वाला सवाल है कि एथाइन C2H2 में कार्बन परमाणुओं के बीच कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। कितने ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। यहाँ पे तो खुद ही बता दिया गया ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा तीसरा वाला। ठीक है ना। तो इसको अगर हम बनाना चाहें तो इस प्रकार से बना सकते हैं। कार्बन कार्बन हो गया और एक इधर हाइड्रोजन हो गया और एक इधर हाइड्रोजन हो गया, इनके बीच जो है 3-3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है। ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर दिया गया है कि जीवों की मूलभूत संरचना और कार्यात्मक इकाई किसे माना जाता है। तो इसे हम लोग सेल को कहते हैं, क्योंकि सेल ही हमारा मूलभूत संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई होती है। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। यह सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, अक्सर यह रेलवे पूछते रहता है। तो याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया, यानी सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस कहा जाता है कोशिका का। अगला प्रश्न है कि कोशिका की आत्मघाती थैली के नाम से किसे जाना जाता है। यह बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, यह भी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं रेलवे के। तो याद रखिएगा आत्मघाती थैली हम लोग लाइसोसोम या लयनकाय, ठीक है ना, यानी लाइसोसोम को हम लोग आत्मघाती की थैली कहते हैं। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा है सुकेंद्रीय कोशिका की नियंत्रण इकाई किसे कहा जाता है। सुकेंद्रीय कोशिका की नियंत्रण इकाई हम लोग केंद्रक को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? केंद्रक को बोलते हैं, क्योंकि केंद्रक ही जो है कोशिका के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है। चाहे कोशिका विभाजन हो या उसके अंदर अन्य गतिविधियां हो। ठीक है। साथ ही साथ इसमें जो है DNA भी सुरक्षित रहता है। किसमें? केंद्रक में क्या सुरक्षित होता है? DNA भी क्या होता है, सुरक्षित होता है। तो हमारा जो केंद्रक होता है कोशिका के अंदर होने वाली सभी गतिविधियों को क्या करता है, नियंत्रित करता है। ठीक है। आगे हम चलते हैं कि रुक्ष अंतर्द्रव्यी जालिका RER की सतह खुरदरी क्यों दिखाई देती है। तो देखिए खुरदरी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि इसमें जो राइबोसोम चिपके होते हैं, इसकी सतह पर क्या चिपके होते हैं, राइबोसोम, यानी राइबोसोम की उपस्थिति के कारण जब इसे हम लोग सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो इसकी सतह पर राइबोसोम चिपके होते हैं, जिसके कारण से हमको सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कैसी दिखाई देती है, खुरदरी दिखाई देती है। अगला प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली को चयनात्मक पारगम्य क्यों कहा जाता है। क्योंकि यह जो है केवल कुछ चुनिंदा आवश्यक पदार्थों को ही आने जाने देती है। यह जो कोशिका झिल्ली होती है, तो कोशिका के अंदर जो है क्या होता है कि यह कुछ चुनिंदा ही पदार्थों को अंदर आने जाने देती है। ठीक है ना। और एक बात यह ध्यान रखिएगा, यह जो है जल, ऑक्सीजन और पोषक तत्वों जैसे ही जो उपयोगी हमारी कोशिका के लिए होते हैं, केवल उन्हीं को ही यह आने देती है, इसलिए इसे अर्धपारगम्य झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न हमारा है, यहाँ पे बी वाला सही होगा। ठीक है। अगला जो है हमारा पादप कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या होता है जो उसे दृढ़ता प्रदान करता है। तो यह उसमें होता है सेलुलोज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेलुलोज पाया जाता है, जिसकी वजह से यह उसको मजबूती प्रदान करता है। अगला है
कि किस कोशिकांग में अपना स्वयं का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा था माइटोकॉन्ड्रिया, यानी माइटोकॉन्ड्रिया और साथ ही साथ प्लास्टिस्ट में भी ये जो खुद का डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। अगला है हमारा कि पादप में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कोशिका के किस भाग में संपन्न होती हैं। तो यहाँ पर कोशिका में प्रकाश संश्लेषण हम जानते हैं हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट, इसी में जो है हमारी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को पूरी की जाती है। अच्छा, प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है कि पौधे जो हमारे प्रकाश के सूर्य, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। किसकी सहायता से? प्रकाश, ठीक है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। इसी की उपस्थिति में यह भोजन हमारे पौधे जो हमारे भोजन बना लेते हैं अपने, ठीक है। अगला है हमारा कि मनुष्य में रीढ़ की हड्डी और तंत्रिकाओं को जोड़ने वाला प्रतिवर्ती चाप कहाँ बनता है। तो मेरुरज्जा में बनता है, मेरुरज्जु में। कहाँ बनता है? मेरुरज्जु में बनता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति, रक्तचाप और वमन जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो यह मेंडुला करता है। कौन करता है? मेंडुला करता है। मेंडुला जो होता है यह मस्तिष्क के सबसे पिछले भाग का हिस्सा होता है। मेंडुला क्या होता है? जो हमारा मस्तिष्क होता है उसके सबसे पिछले भाग का हिस्सा होता है, जो हमारी धड़कन को, श्वास को, रक्त को, चाप को निगलने, खांसने, वमन यानी उल्टी जैसी जो है महत्वपूर्ण एवं जीवन रची अनैच्छिक क्रियाओं का वह केंद्र होता है, ठीक। वही उसको नियंत्रित करता है। कौन नियंत्रित करता है? मेंडुला। क्या क्या नियंत्रित करता है? हृदय की धड़कन को, श्वास की दर को, रक्तचाप, निगलने की क्रिया को जो हम खाना खाते हैं, खांसने और वमन यानी उल्टी जैसी जो भी क्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? मेंडुला करता है, ठीक है। अगला है शरीर की मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है। तो ये हम जानते हैं, यह अक्सर प्रश्न कई बार पूछा जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। यह जो हमारे मस्तिष्क के नीचे हिस्से में एक मटर का दाना होता है, ठीक है ना। उसी दाने के बराबर एक छोटी सी ग्रंथि होती है, ठीक है ना। हमारे जो मस्तिष्क में पिछले हिस्से में मटर के दाने के बराबर एक छोटी सी ग्रंथि पाई जाती है, ठीक है ना। उसे हम लोग क्या कहते हैं? पीयूष ग्रंथि कहते हैं। अगला है, इसे मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। यह प्रश्न रेलवे का बहुत ही फेवरेट है। अक्सर ये सब प्रश्न पूछते हैं कि हमारे शरीर में आपातकालीन हार्मोन्स या लड़ो या उड़ो हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथि कौन सी है। तो यह जो हमारी ग्रंथि है अधिविक्र ग्रंथि या एंडेल ग्रंथि, ठीक है ना। यह क्या होती है? यह संकट के समय या अत्यधिक तनाव होने की स्थिति में यह एंडेल हार्मोन्स को क्या कर देती है? स्रावित कर देती है। स्रावित मतलब अंदर, मतलब हमारे वहाँ से निकलना शुरू हो जाती हैं, ठीक है। जो हृदय की धड़कन होती है और सांस लेने की गति को क्या करती है? बहुत तेज़ी से बढ़ा देती है और हमको आपातकालीन की स्थिति से लड़ने के लिए क्या करती है? तैयार रखती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। 84 में हम देखते हैं कि मानव शरीर में विक्र का मुख्य कार्य क्या होता है। विक्र यानी हमारी किडनी का कार्य क्या होता है। तो हम जानते हैं कि जो हमारी किडनी होती है यह हमारे शरीर का सबसे मुख्य उत्सर्जक अंग है, ठीक है ना। ये क्या करता है कि हमारे शरीर के जो भी विषाक्त पदार्थ होते हैं, जैसे अतिरिक्त हमारे जो मूत्र से पानी को छानना होता है, शरीर से उसको अलग करना होता है, जैसी क्रियाएं क्या करता है? यह करता है। तो इसमें हो जाएगा रक्त को छानकर नाइट्रोजनी अवशिष्ट, हाँ यही होगा कि रक्त को छानकर नाइट्रोजनी अवशिष्ट पदार्थों जैसे यूरिया को क्या करना? अलग करना, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। 85 वाले में कहा है कि मानव पाचन तंत्र में अवशोषित भोजन को शरीर की कोशिकाओं द्वारा उपयोग में लाने की क्रिया क्या कहलाती है? स्वांगीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? स्वांगीकरण कहलाती है। स्वांगीकरण जो होता है, यह जो अवशोषित भोजनों को क्या करता है? सरल कोशिकाओं के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करने के लिए, नई कोशिकाओं के निर्माण करने के लिए और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए जो उपयोग में करने की जो संपूर्ण जैविक प्रक्रिया होती है, उसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वांगीकरण कहते हैं। अगला जो हमारा है
कि अस्थियों से जोड़ने वाले अत्यधिक लचीले संयोजी ऊतक का नाम संयोजी ऊतक क्या कहते हैं? तो देखिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? स्नायु लिगामेंट, यानी बी वाला हमारा क्या होगा? सही होगा। यह जो क्या करता है कि हमारे अस्थियों से जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। यह ऊतक हमारे लिए क्या होती है? संयोजी ऊतक का काम करती है। उस ऊतक का नाम क्या है? स्नायु या लिगामेंट है। अगला है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, यह भी बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, ये अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। जितने भी बायोलॉजी के प्रश्न यहाँ पे आपको दिए गए हैं, आप यह देखेंगे ये प्रश्न अक्सर रेलवे से भी पूछते हैं। तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका हमसे पूछ रहा है, तो यह होगी तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन जिसे हम कहते हैं, ठीक है ना। यह हमारे शरीर की जो सबसे लंबी और जटिल कोशिका होती है, ठीक है। यह हमारे शरीर के अंगों को क्या करती हैं? संवेदनाओं को, हमारे शरीर के जो मुख्य कार्य के शरीर के जो अंग होते हैं उनकी संवेदनाओं को, यानी संकेतों को जो क्या करती है? हमारे मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है ना। और मस्तिष्क के आदेशानुसार और मस्तिष्क के जो आदेश है उसको अंगों तक पहुंचाने का काम करती है, यानी ये सूचना पहुंचाने का कार्य करती हैं, ठीक है। अगला है हमारा कि रक्त का कौन सा तरल घटक भोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अवशिष्ट पदार्थों के परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है? तो यह प्लाज्मा, ठीक है ना। कौन होता है? प्लाज्मा होता है, जो कि इन सभी चीज़ों के लिए, चाहे वह तरल घटक भोजन हो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, अवशिष्ट पदार्थों के जो भी परिवहन के लिए उत्तरदायी कौन होता है? प्लाज्मा होता है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है, और ये भी ध्यान रखिएगा, जो हमारा रक्त का लगभग 55% भाग जो होता है एक पीले रंग की तरह से होता है, जिसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला है कि मानव नर जनन तंत्र में शुक्राणुओं को अधिविक्र से मूत्र मार्ग तक ले जाने वाली नली का नाम पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका कहते हैं। क्या कहते हैं? शुक्रवाहिका कहते हैं। अगला है कि अलैंगिक प्रजनन की वह विधि क्या कहलाती है जिसमें एक जीव 2 भागों में विभक्त हो जाता है? जैसे अमीबा के बारे में पूछा जा रहा है, तो अमीबा को जो यह अलैंगिक प्रजनन होती है, यह होती है द्विखंडन, ठीक है ना। क्या कौन सी कहलाती है? द्विखंडन होती है। यह जो एक कोश की जीवों में अलैंगिक प्रजनन करने की सबसे आसान विधि होती है, ठीक है ना। तो अमीबा जो है जो प्रजनन करता है, या यूँ कहें खंडन जो करता है, वह द्विखंडन होता है, 2 भागों में वह बढ़ जाता है। अगला है कि मटर के पौधों पर आनुवांशिकी के बुनियादी नियम खोजने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो हम जानते हैं कि ग्रेगर जॉन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे चलते हैं हमारा कि आनुवांशिक जानकारी को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाने वाले अणु का नाम पूछ रहा है, तो इसको हम लोग DNA कहते हैं। DNA जो होता है वह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, जैसे उसके दादा, फिर उसके पिता, पिता से फिर बच्चे, फिर बच्चे से आप कह सकते हैं आपके बच्चे। तो इस प्रकार से वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में DNA जाता रहता है, ठीक है ना। अगला है हमारा कि यदि महिला का अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो गर्भाशय की आंतरिक दीवारों के विच्छेदन होने वाले मासिक रक्तस्राव को क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? रजोधर्म या मासिक धर्म कहते हैं। अगला है कि गढ़वाल क्षेत्र का चिपको आंदोलन, ठीक है, 1974 में हुआ था। मुख्य रूप से किसके संरक्षण के लिए चलाया गया था? ये हम लोग जानते हैं, जो चिपको आंदोलन होता है वह वनों की कटाई को रोकने और संरक्षण हेतु चलाया गया था। क्यों चलाया गया था? वनों की कटाई को रोकने के लिए चलाया गया था, ठीक है ना। अगला देखिए, इसमें क्या हुआ था कि महिलाएं जो है पेड़ से चिपक गई थी, और वह इस पेड़ों को यानी वनों को कटाई को रोकने का क्या कर रही थी? विरोध कर रही थी कि नहीं, वनों को काटने नहीं देंगे। तो उस आंदोलन को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया था। तो खाद्य श्रृंखला में कीटनाशकों का उत्तरोत्तर उच्च स्तरों पर संचित होना क्या कहलाता है? तो इसे हम लोग कहते हैं जैव आवर्धन। क्या कहते हैं? जैव आवर्धन के नाम से इसे जाना जाता है। आगे देखिएगा कि पौधों को स्वस्थ विकास के लिए मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे तत्वों की आवश्यकता होती है। इन्हें किस श्रेणी के पोषक तत्व कहा जाता है? इन्हें जो है
बृहद पोषक तत्व कहा जाता है। बृहद पोषक तत्व, इसमें क्या है कि जो पूछा है प्रश्न की पौधों को स्वस्थ विकास के लिए मृदा से नाइट्रोजन, फास्फोरस जैसे तत्वों की आवश्यकता होती है। इसे किस श्रेणी में रखा जाता है कि पोषक तत्व कहा जाता है? इसे क्या कहते हैं? बृहद पोषक तत्व कहते हैं। अगला है कि राजस्थान में जल संरक्षण की पारंपरिक प्राचीन प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान में जो जल संरक्षण की पारंपरिक प्राचीन प्रणाली है उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है खादीन या जोहड़। क्या कहा जाता है? खादीन या जोहड़ कहा जाता है। इसमें क्या होता है? पानी को इकट्ठा करके भूमि के जल स्तर को सुधारा जाता है, ठीक है ना। जो बारिश का पानी होता है उसको क्या किया जाता है कि इसे राजस्थान में शुष्क और अर्धशुष्क क्षेत्रों में जो वर्षा होती है उसको एक ढलान से क्षेत्र के नीचे जो मिट्टी में यूँ कहें कि खड्डा बना के चंद्रमाकार आकार का एक क्षण एक जैसे कोई खड्डा खोदकर या यूँ कहें बांध वगैरह बना, मतलब पानी को इसमें इकट्ठा किया जाता है। पानी को इकट्ठा करके ताकि भूमि के जल स्तर को क्या किया जा सके? सुधारा जा सके, उसके लिए यह प्रयोग किया जाता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? राजस्थान के जल संरक्षण की पारंपरिक प्राचीन प्रणाली है, जिसे हम लोग खदीना या जोहड़ बोलते हैं, ठीक है ना। तो आगे हम चलते हैं कि जीवों में अचानक होने वाले वंशानुगत परिवर्तनों को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। किस के नाम से जानते हैं? उत्परिवर्तन के नाम से जानते हैं। अगला हमारा जो है कि पौधों में लचीलापन और यांत्रिक सहायता प्रदान करने वाले सरल अस्थायी ऊतक का नाम पूछा जा रहा है। तो यह होगा कोलेनकाइमा। क्या होगा? कोलेनकाइमा स्थूलोतक या कोलेनकाइमा होती है जो कि पौधों में लचीलापन और उसे सहायता प्रदान करता है। तो याद रखिएगा कि जो हमारे पौधे होते हैं, नए पौधे होते हैं और वह बढ़ते समय कोमल भाग जैसे उसकी पत्तियों के डंठल में पाए जाने वाला एक सरल अस्थायी ऊतक होता है यह। और यह जो क्या करता है कि पौधों को बिना टूटे उसके लचीलेपन और उसको यांत्रिक सहायता प्रदान करता है, ठीक है ना। अगला है कि हमारे फेफड़ों में गैसों के विनिमय के लिए गुब्बारे जैसी संरचनाएं क्या कहलाती हैं? तो यह कूपिका कहलाती है। क्या कहलाती है? कूपिका कहलाती है। जैसे हमारे फेफड़ों के भीतर जब हम लोग श्वसन नलिकाएं अंत में लाखों छोटी छोटी गुब्बारों जैसी कूपिकाओं में विभाजित होती हैं, वे बेहद पतली दीवारों के चारों ओर रक्त वाहिकाओं का जाल होता है जहां ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं का उनका विनिमय संपन्न होता है। यूँ कहें कि जब वह हम सांस लेते हैं तो उसकी जो गुब्बारे जैसी संरचनाएँ होती हैं उन संरचनाओं को जब हम लोग क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहते हैं? कूपिका कहते हैं। तो इस प्रकार से आपके 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग सेट नंबर 2 देखेंगे जिसमें फिर हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो के प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।